everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So you're watching the Robert Parent series and today we'll continue chapter 6, memory. And if you haven't watched my previous videos from this series और या फिर अगर क्लास 11th एंड 12th आपने नहीं देखा है अब तक तो आप जा कर के देख सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मेरे इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट का. एंड अगर किसी को क्लास 11th एंड 12th की NCERT की हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम ID इज़ @polypsychology. सो लेट्स बिगिन. आज का टॉपिक है मेमोरी फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज़ एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के पार्ट में वर्किंग मेमोरी के बारे में देखा था, लाइक द शॉर्ट टर्म मेमोरी, सीरियल पोजीशन कर्व, ये सारी टॉपिक्स हमने कवर किया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू करूं वीडियोस बनाना. और आपको अगर हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ यहाँ पे बताया गया है कि we examined some of the techniques used by psychologists to study memory. Like in our previous video, in our previous part of this chapter, हमने देखा कि कैसे कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसे कि फ्री रिकॉल, रिकॉग्निशन, सेंटेंस वेरिफिकेशन, प्राइमिंग, न्यूरो इमेजिंग में हमने PET स्कैन्स के बारे में पढ़ा. तो ये सब क्या बताता है कि इसके इस्तेमाल से, इसका यूज़ करके, ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करके हम मेमोरी को पढ़े, हम मेमोरी के बारे में जाने. तो मेमोरी के बारे में जानने के बाद हमारे अंदर ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी आता है कि मेमोरी जो है किस तरीके से वो उसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होता है. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी. वन इम्पॉर्टेंट टाइप इन्वॉल्व्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. Factual information, as the name suggests, it is related to facts. Now, memory for such information is sometimes termed explicit or declarative memory because we can bring it into consciousness and report it verbally. तो हमने ये factual information जहाँ पे हमारा होता है, for example, episodic and semantic memory को, उसको हमने explicit या declarative memory क्यों कहा? Explicit या declarative का मतलब है कि यू कैन ब्रिंग इट इनटू कॉन्शियसनेस एंड रिपोर्ट इट वर्बली. डेक्लरेटिव मतलब एक्सप्लेनेटरी ना, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो वर्बली, आप उसे समझा सकते हो अपने वर्ड्स में कि आपके माइंड में वो क्या चीज़ है या आपने क्या देखा है, आपको क्या याद है, कौन सा फैक्ट है, क्या सीन है, ये सब आप आसानी से बता सकते हो. इसलिए इसको एक्सप्लिसिट या डेक्लरेटिव मेमोरी बोला जाता है ना. इसके दो तरीके होते हैं जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी. फर्स्ट टेक अ लुक एट एपिसोडिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? It is that memory which is used for factual information which we have acquired at a specific time. So episodic memory का मतलब है information जो कि हम acquire करते हैं एक specific time में, एक specific place का. And it is that kind of memory that allows you to go back in time and to remember specific thoughts or experiences you had in the past. So that is like एक पूरा एपिसोड जो होता है ना, हमारे सीरीज़ का जो एक एपिसोड हम देखते हैं, हम उसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो हर एक डिटेल्स, हर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर टाइम क्या था, वो पर्टिकुलर जगह क्या थी, वहाँ के हर एक डिटेल्स हमें याद रहता है. सो दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी. दूसरा आता है सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी का मतलब है कि अ मेमोरी सिस्टम दैट स्टोर्स जनरल, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट रिमेंबर एक्वायरिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. तो सिमेंटिक में बेसिकली सारी जनरल बातें आ जाती हैं, जैसे कि काफ़ी जनरल होता है वो इन नेचर. Some such memory includes the meaning of words, the properties of objects, typical events in everyday life, and countless facts we all learn during our school years. For example, E = mc²,
जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें जो हैं एक फैक्चुअल या मोर लाइक जनरल इन नेचर होती हैं, ये सारी चीज़ें चली जाती है हमारे सिमेंटिक मेमोरी में। और जो स्पेसिफिक बातें होती हैं, स्पेसिफिक बातें, सपोजिंग आप किसी दिन बहुत खुश थे, आपके क्लास 10th का लास्ट डे, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी एपिसोडिक मेमोरी में। सो एपिसोडिक मेमोरी को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि हमें देखना है कि एज अ स्टूडेंट you have lots of first hand experience with the functioning of episodic memory. Now why do I say that? Often you must commit to memory list of definition, terms and formulas. हम जब पढ़ाई करते हैं एज अ स्टूडेंट के लाइफ में हमारे पास बहुत सारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एपिसोडिक मेमोरी को लेके। नाउ यू विल आस्क हाउ? बिकॉज वी आर इनटू स्टडीज़, हम बहुत सारे डेफिनेशन लर्न करते हैं, फार्मूला, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक हैं, है ना। सो व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव सच मेमोरी? रिसर्च ऑन सिमेंटिक मेमोरी सजेस्ट दैट मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट, बट दैट अमंग दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द अमाउंट एंड स्पेसिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो आप अपनी एपिसोडिक मेमोरी को किस तरह से एनहांस करोगे, इम्प्रूव करोगे? अमाउंट एंड स्पेसिंग ऑफ प्रैक्टिस, कितना अमाउंट आप अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और जब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में भर रहे हो तो कितना उसका रिहर्सल टाइम है, कितना प्रैक्टिस करो। यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर टीचर्स दैट प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन ओवरनाइट, वो एग्ज़ाम के पहले क्रैमिंग, एक दिन पहले एग्ज़ाम का बैठ के रात भर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे कुछ याद नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आवर माइंड वर्क्स। यू नीड टू हैव सम स्पेसिंग। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि एक 1 आवर का स्टडी सेशन से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है कि 30 मिनट्स का 2 सेशन और बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक लगाओ। सो इसी के लिए, क्योंकि हमारे माइंड को उसे जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में डाल रहे हैं, उसे प्रोसेस करने में भी वक्त लगता है, और उसके बाद जो वो वक्त लगता है उसके बाद ही उसका रिट्रीवल बेहतर होता है। तो इसीलिए उसका जो भी अपने एपिसोडिक मेमोरी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो भी हमारे पढ़ाई में यूज़ होता है एपिसोडिक मेमोरी बहुत ज़्यादा, तो उसे एनहांस करना चाहते हैं, तो हमें अमाउंट एंड स्पेसिंग ऑफ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। Now another factor that is a powerful effect on retention is the kind of processing we perform. When we study a list of words, we can simply read them, है ना। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि we can think about it in various ways. तो सपोजिंग आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आप देखना कि क्लास में तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2 बार पढ़ लेने पर वो समझ जाते हैं कि कंटेंट क्या है चैप्टर का या टॉपिक का, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि 4-5 बार पढ़ने के बाद भी उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपका प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रहा है। अगर आप अटेंटिवली किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उसे वक्त दे रहे हो समझने में, और ख़ुद को समझाने के लिए भी आप अपने प्रोसेसिंग को वैसा इनिशिएट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिलेट, तभी आपको एक गुड नॉलेज आएगा दिमाग में, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी अगर आप मियरली उसे रीड करते जाओगे रोट लर्निंग की तरह, तो ऐसा होता है कि वो रोट लर्निंग वाली जो थिंग है वो कुछ क्लास तक आपका चल भी जाएगा, लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, पढ़ाई बढ़ती है, रोट लर्निंग काम नहीं आता उतना, क्योंकि हमें समझना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग आपका कैसा हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना रिटेंशन रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, वक्त दिया है प्रोसेस करने के लिए, उसका रिटेंशन बेहतर ही आता है। तो 2 साइकोलॉजिस्ट थे, क्रेक एंड लॉकहार्ट, इन द ईयर 1972 दे टुक अ केयरफुल अकाउंट ऑफ दिस फैक्ट इन एन इन्फ्लुएंशियल थियरी ऑफ मेमोरी नोन एज द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग व्यू। इनके थ्योरी का नाम था लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग व्यू। So they suggested that the more deeply information is processed, the more likely it is to be retained. जितना deep level of processing आप करोगे, उतनी अच्छी उसकी retention आएगी। Now 2 तरीके के processing हो सकते हैं। First
एक शैलो प्रोसेसिंग, जहाँ पे कि आप कम मेंटल एफर्ट लगाओगे एंड यू माइट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ वर्ड और मेकिंग अ सिंपल सेंसरी जजमेंट अबाउट इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, डू टू वर्ड्स और लेटर्स लुक अलाइक, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? एक सिंपल शैलो प्रोसेसिंग, लाइक मतलब ऊपर ऊपर से जिसे पढ़ना बोलते हैं, ऊपर ऊपर से बस देख लिया, मेन जो टर्म्स है ऊपर ऊपर से देख लिया, ख़त्म. दैट इज़ शैलो प्रोसेसिंग. दूसरा आता है एक मच डीपर लेवल होता है, वो डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स. नाउ दिस वुड इंक्लूड अटेंशन टू मीनिंग. हम समझते हैं, हम ऊपर ऊपर से देख करके रोट लर्निंग नहीं करते, उसमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू अटैच मीनिंग्स, वी ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स एंड देन वी ट्राई टू रिलेट टू अदर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, गिवन टॉपिक. तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात होती है. Now, considerable evidence suggests that the deeper level of processing that takes place when we encounter new information, the more likely the information is to enter the long term memory. तो वो अच्छी तरह से जो है वो एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी को पार करके भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. So, levels of processing views basically is giving you a view of memory that suggests greater the effort expended in processing information, the more readily the information will be recalled later. Now, another and very important factor that influences episodic memory जो कि specific time details वो सब हम use करते हैं, उसको एक एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट इज़ नोन एज रिट्रीवल क्यूज़. रिट्रीवल क्यूज़ क्या है? These are the stimuli associated with information stored in memory that can aid in its retrieval. ये कुछ इस तरीके के स्टिम्यूली होते हैं जो कि हमारे मेमोरी में जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको रिकॉल करवाने में वो मददगार साबित होते हैं. Stimuli that are associated with information stored in memory and so can help bring the information to mind at times when it cannot be recalled spontaneously. एक ही बार में अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई रिट्रीवल क्यू दिखा देने पर आपको सडनली याद आ जाता है कि अरे हाँ वहाँ पे ऐसा था, या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली याद आ जाती है. So many studies suggest that such cues can often help us remember. Indeed, the more retrieval cues we have, the better our ability to remember information entered into episodic memory, although even a large number of retrieval cues is no guarantee that we'll remember something we should remember. Now, perhaps the most intriguing research on this topic involves what is known as context-dependent memory. तो यही एपिसोडिक मेमोरी के ऊपर ही और रिट्रीवल क्यूज़ की बातें करने के अंदर ही एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी की बात की गई है. नाउ व्हाट इज़ दैट? इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू मेमोरी in one context or setting is easier to recall in that context than in others. Supposing एक कॉन्टेक्स्ट में आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हैं, और आपने जितना इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी में डाला है, आप दोबारा से जब उसका रिटेंशन करवाने जाएंगे, जब रिकॉल करवाने जाएंगे, तो हो सकता है कि आप एक सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट में रहने से आपका रिटेंशन जो है, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट वुड बी बेटर और दैट वुड बी ईजियर. The fact that material learned in one environment or context is easier to remember in a similar environment or context than in a very difficult one. So many illustrations of this effect exist, but one of the most intriguing and unusual is a study conducted by Gordon and Badley in the year 1975. तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? Participants were experienced deep sea divers. जितने पार्टिसिपेंट्स को लिया गया वो एक्सपीरियंस्ड थे, डीप सी डाइवर्स थे. दे लर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स आइदर ऑन अ बीच और बीनीथ 15 feet वाटर. तो उन्हें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया गया, तो वो आइदर उसे बीच में यानी वाटर के पास बीच में लर्न किए या फिर पानी के नीचे 15 feet नीचे. देन दे ट्राई टू रिकॉल द वर्ड्स. उसके बाद वो वर्ड्स को रिकॉल किए, लर्न हो गया, ख़त्म, टाइम गिवन अप हो गया. उसके बाद वो जब वर्ड्स को रिकॉल करने पे आए, आइदर इन द सेम एनवायरनमेंट इन विच दे हैड लर्नड देम और इन अदर सेटिंग,
आइदर वो पानी में बीच के सामने रिकॉल कर सकते थे, या वो 15 फीट बीनीथ में, या फिर अलग एनवायरनमेंट में रूम के अंदर. सो रिजल्ट्स ऑफर्ड क्लियर सपोर्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन दिस केस फिजिकल सेटिंग. तो जो फिजिकल सेटिंग था, जो एनवायरनमेंट था, उसका रिजल्ट ऑफर किया क्लियर सपोर्ट की वर्ड्स जो भी लर्न किए गए थे लैंड में वो रिकॉल हुए मच बेटर उसी लोकेशन में, ना कि पानी के नीचे, और वाइस वर्सा. जो वर्ड्स पानी के नीचे याद किए गए थे वो जब रिकॉल में भी वो पानी के नीचे बेहतर याद हुए, और जो वर्ड लैंड में किए गए थे वो वर्ड्स लैंड में ही रिकॉल हुए. तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट, एक एनवायरनमेंट का रोल हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे माइंड में होता है और हमारे रिकॉल, रिटेंशन एंड मेमोरी में होता है. इंटरेस्टिंगली, एडिशनल फाइंडिंग सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी इन द लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट वेयर information was first entered into the long-term memory. Merely imagining this setting may be sufficient. In other words, we seem capable of generating our own context-related retrieval cues. तो ये भी एक हो सकता है कि एडिशनल फाइंडिंग्स ये सजेस्ट किया कि ज़रूरी नहीं है कि उस लोकेशन में आपका प्रेजेंट होना है. आप ऐसा भी कर सकते हो लोकेशन में, यानी जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारे इन्फॉर्मेशन को डाले थे जिस सेटिंग में थे, ज़रूरी नहीं कि रिकॉल के टाइम आप उस सेटिंग में हो, आप उस सेटिंग को याद भी कर सकते हो और तब आपका रिटेंशन बेहतर हो सकता है. In other words, we seem capable of generating our own context-related retrieval cues. So if you study for an exam in your room and then take the exam in a very different setting, it may be helpful to imagine yourself back in the room when you try to remember specific information. Okay, so आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हो जिस सेटिंग में आप पढ़े हो, और फिर उसमें आप देखो कि कैसे आपके मतलब रिटेंशन हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, रिट्रीवल क्यूज़ हेल्प कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट इज, external cues are not the only ones that can serve as aids to memory. However, a growing body of evidence indicates that our own internal states can sometimes play this role too. तो context dependent memory में जितना बात बाहर के बारे में बताया जा रहा है, environment context की बात की जा रही है, एक another view बताता है, ये state dependent retrieval बता रहा है कि external cues ही सब कुछ नहीं है. हम अपने अंदर की बात को भी, लाइक दे आर नॉट दी ओनली वंस, आर ओन इंटरनल स्टेट्स कैन समटाइम्स प्ले दिस रोल टू. द मोस्ट जनरल टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज द स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल. इसका क्या मतलब है? ये रेफर करता है उस फैक्ट को दैट it is often easier to recall information stored in long-term memory when our own internal state is similar to that which existed when the information was first entered into memory. सपोजिंग हमारा वो ओन स्टेट क्या था जब हम पढ़ रहे थे, रिकॉल कर रहे थे, लर्न कर रहे थे लिस्ट ऑफ वर्ड्स को या जो भी इंफॉर्मेशन को, उस मोमेंट में हमारा इंटरनल स्टेट किस तरीके का था, हम उस चीज़ को मैच कर सकते हैं व्हेन इट इज़ द टाइम टू रिकॉल दैम. फॉर एग्जाम्पल, यू सी, सपोजिंग वाइल स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ कॉफ़ी. एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के वक्त आप बहुत सारा कॉफ़ी लेते हो. दस द इफ़ेक्ट्स ऑफ कैफ़ीन आर प्रेजेंट वाइल यू मेमोराइज द इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन. जब आप कॉफ़ी ले रहे हो, पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, लर्न कर रहे हो, तो कैफ़ीन का जो इफ़ेक्ट्स है वो आपके माइंड में हो रहा है, एंड वो चीज़ आप उस मोमेंट में फील नहीं कर सकते, लेकिन वो हो रहा है वाइल यू मेमोराइज द इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन. ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, जब एग्ज़ाम का वक्त आता है, टेस्ट का वक्त आता है, शुड यू ऑल्सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ कॉफ़ी? The answer appears to be yes, and not just for the boost in alertness this may provide. In addition, being in the same physical state may provide you with retrieval cues that may help boost your performance. ये क्या करेगा कि अगर आपने एग्ज़ाम वाले दिन भी वही सेम एग्जैक्ट थिंग किया कि कॉफ़ी पी के गए हो, तो हो सकता है कि आपको वो सारे रिट्रीवल क्यूज़ अचानक से माइंड में आ जाए, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो सिमिलर स्टेट्स में आ जाएगा और आपका रिट्रीवल बेहतर होगा, आपका रिकॉल बेहतर होगा.
Now, the basic principle that underlies all these effects is sometimes described as the encoding specificity principle. What is the encoding specificity principle? It states that retrieval of information is successful to the extent that the retrieval cues match the cues the learner used during the study phase. The more the cues are similar, the more memory is facilitated. तो ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल होता है ये तभी सक्सेसफुल होगा जबकि जो रिट्रीवल क्यूज लर्नर यूज़ किया था स्टडी फेज में वो मैच कर जाए. The retrieval of information is successful to the extent that the retrieval cues match the cues of the learner used during the study phase. तो जब टेस्ट के टाइम में जो retrieval cues मिल रहे हैं वो अगर उसके प्रेपरेशन फेज के retrieval cues से मैच कर जा रहा है तो उसमें सक्सेस का रेट बढ़ जाता है और रिकॉल एंड रिटेंशन का ऑफ कोर्स रेट बढ़ जाता है. सो वी गोना लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you for watching.